इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से हम लोग देख चुके थे कि धातु होता क्या है, धातु का व्युत्पत्ति कैसे हुआ। इसके साथ साथ देखे थे कि धातु को आखिर क्यों बोलते हैं कि धारण करने वाला है। इसके बाद देखे थे भाई साहब चक्रपाणी जी धातु के बारे में क्या बोल रहे हैं, और सातों धातु कौन कौन से होते हैं उन सारे धातु का नाम भी देखे थे। आज जो है भाई साहब हम लोग देखेंगे कि जो सातों धातु होते हैं उनका पोषण कैसे होता है, मतलब कि उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। इस सारे चीजों के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए साहब शुरू करते हैं आयुर्वेद को सीखना देसी भाषा में। देखिए साहब, शुरू करने के पहले आपको एक बात बता दें कि आप अगर इसका नोट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि टेलीग्राम पे जाके वहां पे आप नोट्स ले सकते हो। इसके लिए आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करके आप एक तरह से नोट्स के थ्रू इस वीडियो को या फिर तो इस चैप्टर को अच्छे से रिविजन कर सकते हो। तो खैर शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भाई साहब, क्या लिखा हुआ है साहब कि धातु पोषण के 4 प्रमुख न्याय है। अब भाई साहब न्याय मैंने क्या समझते हो, जस्टिस क्या, न्याय में तो हम लोग यही समझते हैं कि न्याय मैंने क्या जस्टिस करना। तो यह जस्टिस की बात नहीं है, न्याय का मतलब यहाँ होता है प्रिंसिपल। जैसे आप बहुत सारे चीज प्रिंसिपल पढ़े हो गए, थ्योरम पढ़े हो गए, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो गए, है ना, ग्रेविटेशनल का लॉ पढ़े हो गए। तो लॉ एक तरह का एक तरह का प्रिंसिपल है ना। तो जितना भी प्रिंसिपल पढ़े हो गए, जितना भी लॉ पढ़े हो गए, फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, तो उसी तरह से आयुर्वेदा में जो भी प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का नाम जो है ना साहब, उसी का नाम हम लोग न्याय के रूप में बोलते हैं। तो ये चीज बोला है कि हम लोग 4 न्याय पढ़ेंगे, मतलब कि 4 थ्योरी पढ़ेंगे जिससे हम समझेंगे कि कैसे जो है धातु का पोषण होता है। अब बात आता है भाई साहब कि 4 न्याय क्यों पढ़ रहे हैं भाई साहब, 4 थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, एक ही थ्योरी बता दीजिए जिसे बता दो कि कैसे पोषण होता है। तो देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि अचानक से सारा चीज डिस्कवर हो जाता है। तो जैसे जैसे डिस्कवर हुआ, जैसे जैसे आपके आचार्य जो थे, आपके आचार्य मतलब कि आपके जो साइंटिस्ट थे, आयुर्वेदा के जो साइंटिस्ट थे, जैसे जैसे डिस्कवर करते गए वैसे वैसे एक्सप्लेन करते गए, और फिर उसको डिस्कार्ड कर करके डायना थ्योरी बनाया गया। तो अल्टीमेट 4 थ्योरी दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो एग्जाम में 12 पूछा जाता है। और कौन कौन सा है तो देखिएगा, समझिएगा कि क्या क्या नाम है भाई साहब। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो ये चीज लिखा है कि आहार रस से शुक्र रस तक, सुनेगा आहार रस से, सुनेगा आहार रस से शुक्र धातु तक, मतलब हमको क्या करना, रस से लेकर शुक्र धातु तक, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातु का क्या करना, हमको पोषण प्रोवाइड करना, पोषण देना है। दो चीज बोला है कि आहार रस से जो हम लोग खाना खाते हैं उससे बनता है क्या जी, आहार रस बनता है। आहार रस का एक तरह का न्यूट्रिएंट है, उसी न्यूट्रिएंट को हमको शुक्र धातु तक पहुंचाना है, क्या पोषण पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाते हैं इसी को समझाने के लिए हम एक 4 थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, है ना साहब। तो 4 थ्योरी क्या क्या है तो देखिएगा, समझिएगा। पहला है क्षीर दधि न्याय, सुनेगा क्षीर दधि न्याय। अब आता है क्षीर दधि न्याय क्या है तो लोग समझेंगे, अभी बस टर्मिनोलॉजी समझाता है कि क्षीर दधि न्याय मैंने होता क्या है। क्षीर मैंने क्या होता है भाई साहब, आप बोल सकते हो मिल्क, है ना, क्षीर मैंने होता है मिल्क, और दधि मैंने होता है दही, है ना, कर्ड बोल सकते हो। तो यहाँ पे दूध और दही का कॉन्सेप्ट है। अब बात बोलोगे कि भाई साहब आयुर्वेदा अजब का सब्जेक्ट है, दूध दही पढ़ा रहा है। हम पढ़ने आए थे तो हम पढ़े थे क्या, हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने आए थे, है ना, ह्यूमन का पढ़ने आए थे, यहाँ पे बोल रहा है दूध दही। तो समझ में आएगा भाई साहब दूध दही का कॉन्सेप्ट दिया गया। एक तरह से बोलो तो एनालॉगस यूज किए हैं, आपके आचार्य जो है ना एनालॉगस यूज किए हैं। एनालॉगस समझ में आता ही होगा आपको। दूसरा भाई साहब क्या है, केदारी कुल्या न्याय। केदारी कुल्या मतलब कि भाई साहब कैसे खेती किया जाता है, कैसे आपका खेती किया जाता है, ये भी आज हम लोग देखेंगे, है ना। खेती मतलब कि पानी कैसे पटाते हैं, है ना, पानी कैसे पटाते हैं, अल्टीमेट पानी पटाना होता समझ जाते हो ना साहब, है ना। पानी पटाना मैंने कि जो पानी, जो खेत जो होता है ना भाई साहब, तो खेत में जो भी आपका पौधा है ना उसको पानी कैसे पहुंचाते हैं उसी को बोलते हैं पानी पटाना। तो आज ये भी देखेंगे कि भाई साहब पानी कैसे पटाते हैं, उसी को थोड़ा हम लोग समझेंगे केदारी कुल्या न्याय को। फिर हम लोग देखेंगे भाई साहब खले कपूत न्याय। खले कपूत मतलब भाई साहब कि आखिर कैसे जो है, हम लोग ये भी देखेंगे कि कबूतर जो है ना, सुनेगा कबूतर जो है कैसे जो है दाना चुगता है, सुनेगा फिर से कि कबूतर जो है कैसे दाना चुगता है, ये भी आज हम लोग देखेंगे। देखो कहते अजीब व गरीब देख रहे हैं हम लोग। दूध दही देखेंगे कि दूध से दही कैसे बनता है। फिर देखेंगे साहब का जी कि पानी कैसे पटाया जाता है। फिर देखेंगे जी कि आपका जो कबूतर है ना, कबूतर, है ना, कि कबूतर जो है वो कैसे जो है आपका दाना जो है चुगता है। फिर लास्ट में देखेंगे एक काले धातु पोषक न्याय, जो आपको सबसे बेहतरीन लगेगा, है ना, जो सबसे ज्यादा लॉजिक लगेगा। ये सिंपल सा बोलता है ना कि एक ही साथ सारा चीज का पोषण होता है, एक लाइन में एक ही बार में सारा चीज का पोषण होता है। ये सब क्या बोलता है, ये सब क्या बोलता है हम लोग समझेंगे। तो खैर अल्टीमेट जो है 4 जो है आपका थ्योरम है ना, 4 को थ्योरी है, जो चारों का नाम एज इट इज याद रखेगा। चारों का नाम याद रखने का एक ट्रिक दिया गया है कुछ भाई साहब, 3 के 1 के फॉर क्षीर दधि, दूसरा के फॉर केदारी कुल, तीसरा के फॉर खेल कपोत, और एक है ई फॉर
एक काल, है ना, एक काल धातु पोषण पक्ष। तो अल्टीमेट क्या कर पा रहे हो आप कि इस तरह से हम बता रहे हैं कि एग्जाम में आपको 12 पूछा जाता है कि इसमें से कौन जो है आपका न्याय नहीं है ना, धातु पोषण का न्याय कौन नहीं है। तो आपको चारों ऑप्शन में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन नहीं है। और कैसे पता चलेगा? जब आपको याद रहेगा। तो अल्टीमेट आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, है ना। अब याद हो जाएगा, जब हम आगे समझाएंगे ना, सब चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो कैसे, देखिएगा, देखिए क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है क्षीर दधि न्याय। क्षीर दधि न्याय हम समझा चुके भाई साहब। क्या समझाए? क्षीर में होता है मिल्क, दधि मतलब कि दही। तो देखिए यहाँ सिंपल सा बोल रहा है ना साहब, सुनेगा, सिंपल सा बोल रहा है कैसे कि जैसे दूध था, ठीक ना, दूध से क्या चीज बना? दही बना, दही से क्या चीज बना? आपका मक्खन बना, मक्खन से क्या चीज बना? घी बना। यही कॉन्सेप्ट जो है आचार्य लोग बताया कैसे, रस से रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से मेद बना, मेद से अस्थि बना, अस्थि से मज्जा बना, मज्जा से शुक्र बना। यही चीज कॉन्सेप्ट है। जैसे दूध से दही बना, दही से क्या बना भाई साहब? आपका मक्खन बना, मक्खन से क्या बना भाई साहब? घी बना। तो उसी तरह से आपका सारा धातु बन गया या फिर धातु का पोषण हो गया। तो ये चीज हुआ। इसमें देखो प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक तरह से देखोगे ध्यान से तो होता क्या है कि दूध पूरा तरह से कन्वर्ट हो जाता है दही में। दही में दूध आपको नहीं दिखेगा, सुनेगा, दही में आपको दूध नहीं दिखेगा। तो यही बुरा है कि दूध जो था पूरा तरह से कन्वर्ट हो गया आपका दही में। उसी तरह से जो दही है ना साहब, वो पूरा तरह से कन्वर्ट हो गया मक्खन में। मक्खन में आपको दही नहीं दिखेगा। अब जो मक्खन जो है पूरा तरह से कन्वर्ट हो गया घी में, फिर आपको यहाँ पे मक्खन नहीं दिखेगा। तो अल्टीमेट आप देख पा रहे होगे कि एक चीज दूसरे में पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है। यही चीज आपका आचार्य बोले, क्या बोले? रस जो है ना पूरा रक्त कन्वर्ट हो जाता है, और रक्त जो है मांस में कन्वर्ट हो जाता है, मांस जो है मेद में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे फर्दर फर्दर कन्वर्ट होते होते शुक्र में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आया साहब? प्रॉब्लम ये आया कि अगर मान लीजिए कि कोई बंदा फास्टिंग करता है ना, बंदा फास्टिंग को करेगा भाई साहब, भूखे क्यों रहेगा साहब? तो भूखे तो या तो ब्रेकअप हो गया होगा इसलिए रहा होगा, या फिर कुछ और बात होगा, है ना, जिद की वजह से रहा होगा भाई साहब अब आज खाना नहीं खाएंगे, या फिर हो सकता है भाई पुजारी हो, है ना, भगवान का पूजा करने के लिए फास्टिंग किया हो। तो अल्टीमेट जो है भाई साहब वो भूखे रह गया, है ना। अगर वो भूखे रह गया, अगर ये कॉन्सेप्ट सही है, अगर ये थ्योरी सही है, और इंसान जो है मतलब कि 4 दिन तक भूखे रहता है या फिर 2 दिन तक भूखे रहता है, तो उस हिसाब से अगर देखो तो आपका जो खाना खाया था, सुनेगा, जब खाना खाया था तो रस में कन्वर्ट हुआ था, और रस पूरा तरह से रक्त बन गया था, और रक्त पूरा तरह से मांस बन गया था। ऐसे तरह से पूरा तरह से बनते बनते शुक्र बन गया। अब दूसरा दिन खाने नहीं खाया वो, और जब दूसरा दिन खाना नहीं खाएगा तो रस नहीं बनेगा, और रस नहीं बनेगा तो रक्त नहीं बनेगा। तो अल्टीमेट क्या हुआ? तो उसके शरीर में रस खत्म हो गया, रक्त खत्म हो गया, मांस खत्म हो गया, मेद खत्म हो गया, अस्थि खत्म हो गया, अस्थि में बोन खत्म हो गया। ऐसा लॉजिक है इसमें? लॉजिक दिखा? ऐसा आपको दिखता है? अगर एक दिन आप खाना नहीं खाते आपका बोन सब खत्म हो जाता है, आपका पूरा शरीर का ब्लड खत्म हो जाता है। रक्त में क्या होता है? ब्लड होता है। तो क्या पूरा ब्लड खत्म हो जाता है दूसरा दिन? नहीं होता है। तो ये जो है इसका ड्रॉबैक है ना। हम लोग बहुत सारा केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना कि एक होगा प्रिंसिपल, इसका तो उसका स्टूडेंट आता था, उसको ड्रॉबैक बताता था। तो यही आगे इसका ड्रॉबैक कि ये पूरा तरह से अच्छा से एक्सप्लेन नहीं करता है, इसलिए सारा आचार्य जो है इसको कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं। देखिए ये चीज लिखा जो हम बताएं, देखिएगा क्या लिखा भाई साहब? सिद्धांत क्या, कॉन्सेप्ट क्या है कि संपूर्ण रूप से एक धातु जो है दूसरे धातु में बदल जाता है ना। जैसे दूध से दही बन गया, दही से मक्खन बन गया, है ना, उसी तरह से रस से रक्त बन गया, रक्त से मांस बन गया, और लास्ट में शुक्र बन गया। और भाई साहब वही लास्ट में बोला है कि भाई सिद्धांत का खंडन हो गया। भाई साहब क्यों खंडन हो गया? कि यदि पूरी धातु अगली धातु में बदल जाए तो उपवास में केवल अंतिम धातु बचनी चाहिए। वही बोला है कि कोई इंसान उपवास रखता है उस हिसाब से खाली लास्ट में क्या बचना चाहिए? शुक्र बचना चाहिए। आपका शरीर से पूरा ब्लड खत्म हो जाना चाहिए, आपका शरीर से पूरा मांस खत्म हो जाना चाहिए, आपका शरीर से पूरा क्या चीज हड्डी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा खत्म नहीं होता। तो ये बोला कि भाई साहब इसमें लॉजिक नहीं है। इसमें बोला है कि ये व्यवहारिक जो है ना प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए भाई साहब इसे आंशिक रूप से सत्य माना जाता है। भाई साहब अब बात आती है भाई आंशिक क्या होता है? तो आंशिक मतलब होता है अंश, अंश होता है पार्ट। पूरा तरह से इसको सत्य नहीं बोला जाता है ना। इसको थोड़ा बहुत सत्य बोल सकते हो, हाँ थोड़ा बहुत सही है, लेकिन पूरा तरह से सत्य नहीं है। अब बात आता है भाई साहब कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है कि देखिए आपको ही पता है कि स्पर्म जो होता है एक दिन में नहीं बनता है। स्पर्म को यहाँ शुक्र बोला गया है, तो शुक्र धातु एक दिन में नहीं बनता है। अब कितना में दिन बनता है वो आपका जो है आपका आयुर्वेदा बोलता है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब पर्सन टू पर्सन कैसे डिपेंड करता है? उसके अग्नि पर। अग्नि क्या कर रहा है? डाइजेशन कर रहा है। तो अगर किसी का तीक्ष्ण अग्नि है, किसी का बेहतरीन अग्नि काम कर रहा है, अच्छा अग्नि काम कर रहा है, तो उसका शुक्र निर्माण एक दिन में हो जाता है। तो ये बुरा है। अगर बलवान अग्नि है किसी का, अगर किसी का बलवान अग्नि है तो उसका शुक्र निर्माण एक दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन किसी का स्लो मेटाबॉलिज्म है, स्लो मेटाबॉलिज्म मतलब स्लो स्लो काम कर रहा
रहा है मेटाबॉलिज्म पता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। तो वो अगर काम आपका स्लो काम कर रहा है तो उसको सूत्र बनने में आपको टोटल जो है 30 दिन लग जाएगा, मतलब कि ज्यादा दिन लग जाएगा। फिर लॉजिक भी है, हाई मेटाबॉलिज्म जब स्लो होगा तो रक्त से रक्त कम स्लो बनेगा और रक्त से मांस बनेगा स्लो। अब बताओ हमको कहाँ पहुंचाना, शुक्र तक पहुंचाना है, शुक्र लास्ट है, तो ज्यादा दिन तक लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और जब मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो लॉजिक सिंपल सा, एक याद रखेगा 1 दिन में, एक याद रखेगा 30 दिन में, ठीक है। तो अच्छा से आपको समझ में आया होगा भाई साहब कि कैसे कैसे सिद्ध रहित न्याय कहा जाता है। अब देखिए भाई साहब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है खेती किया जाता है, कैसे आपका खेती किया जाता है, इस समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा भाई साहब, केदारी कुल्या न्याय। केदारी कुल्या मतलब भाई साहब कि क्यारी, देखिए ये आपका क्यारी है ना, जिसके थ्रू पानी जो है ना आपके पौधा तक पहुंचता है। यहाँ पौधा पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। अब समझो क्या होता है कि जैसे पानी है, सुनेगा, जैसे पानी है तो जैसे पानी गिरा तो पहले इस खेत में पहुंचा, फिर आगे जाकर इस खेत में पहुंचा, फिर आगे जाकर इस खेत में पहुंचा। उसी तरह से समझेगा कि जो आहार रस बना, जैसे मान लीजिए आहार रस है तो पहले कहाँ जाएगा, रस धातु के पास जाएगा। तो ये देखो रस फील्ड में गया, फिर जाएगा रक्त फील्ड में जाएगा, फिर मांस फील्ड में जाएगा। तो अल्टीमेट वही बोल रहा है कि रस से रक्त में जा रहा है, मांस अस्थि मज्जा शुक्र में जा रहा है। लेकिन देखिए तो बोलोगे कि उसमें इसमें डिफरेंस क्या है, हम बहुत दिन तक कंफ्यूज रहते थे, हमको लगता था कि भी यही बातें बोल रहा है जो वही बोल रहा था, है ना। सिर दर्दी जो न्याय था वो वही बातें बोल रहा है कि रस से रक्त जा रहा है, रक्त से मांस जा रहा है, मांस में जा रहा है, मांस से अस्थि जा रहा है। लेकिन ये चीज नहीं बोल रहा है, वो सिंपल सा बोला था कि रस जो है पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है रक्त में, रक्त जो है मांस में पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है कि कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ इसका छोटा सा अंश जो पोषक अंश था, मान लो कि यहाँ पे पानी पहुंचा तो यहाँ पे कुछ पानी गया, लेकिन जो पानी बच गया वो आगे चला गया, और थोड़ा सा जो पानी बचा वो आगे चला गया। उसी तरह से न्यूट्रिएंट है कि मान लीजिए आहार रस मिला आपको, न्यूट्रिएंट मिला, तो जितना रस धातु को लेना था रस धातु ले लिया, उसी तरह से जो बच गया वो आगे जाकर रक्त धातु लेगा, उसी तरह से आगे जो है आपका मांस धातु लेगा। तो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट जितना बच गया वो न्यूट्रिएंट आगे जाके कन्वर्ट, आगे जाके अपना हिसाब से ले रहा है। तो यहाँ पे यही अंतर है उसमें अब इसमें। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या चीज बोला हुआ है कि केदार मतलब होता है भाई साहब, केदार मतलब होता है फील्ड, मतलब कि आपका क्यारी, सॉरी केदार मतलब होता है आपका फील्ड, मतलब कि क्या चीज, खेत बोलते हैं उसको। और कुल्ला मतलब होता है नाली, कुल्ला मतलब कि नाली, जो नाली दिख रहा है जिसमें पानी जा रहा है, जिसमें न्यूट्रिएंट जा रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग कुल्ला। तो हो गया नाली। तो जैसे बोल रहा है कि जैसे खेत में पानी सबसे पहले पास क्यारी में सिंचता है भाई, जो सबसे पहले क्यारी होगा, जो पहले सबसे जो खेत होगा उसमें पानी जाएगा, उसके बाद आगे वाला खेत में जाएगा। तो ये चीज बोल रहा है उसी तरह से भाई साहब कि आपका शरीर में जो धातु है फिर रस में जाएगा, फिर रक्त में जाएगा, फिर बहुत अच्छा समझ में आएगा भाई साहब। तो ये चीज लिखा हुआ देखो क्या, अन्न रस सबसे पहले रस धातु पे जाएगा, है ना। यहाँ आवश्यक पोषक तत्व रुकता है और बचा हुआ जो है जो रॉ मटेरियल है वो अगले धातु रक्त के पास पहुंच जाता है। तो समझिएगा, अब समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए ये कॉन्सेप्ट अभी भी सही है कि रस जो है ना कुछ बनाता है जो कि रक्त बनाने में हेल्प करता है। सुनेगा, हम लोग समझे थे फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छा समझे थे, बोले तो फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छा समझे थे कि जो आहार रस जो था 2 भाग में बांटा था, एक प्रसाद भाग में, एक कीट भाग में। कीट भाग क्या हो, प्रसाद भाग क्या, बहुत अच्छा समझाए थे। तो वही बताया थे कि प्रसाद भाग 2 फर्दर बनता है। एक आपका था क्या कि वो एक तरह खुद को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा था, खुद को न्यूट्रिशन दे रहा था, लेकिन एक पार्ट जो था वो आपको आगे जाके रॉ मटेरियल काम कर रहा था रक्त बनाने में, है ना। और रक्त कुछ बनाएगा जो रॉ मटेरियल का काम करेगा आपको मांस बनाने में। तो वही चीज बोल रहा है कि एक तो न्यूट्रिएशन लिया, है ना, एक तो न्यूट्रिएशन लिया और न्यूट्रिशन लेने के बाद जो थोड़ा सा बच गया वो आगे वाला धातु को दे देगा। अब तक बहुत अच्छे से समझाया होगा, यही चीज आपको समझाता है क्या चीज, आपका केदारी कुल्य न्याय। अब नेक्स्ट जो भाई साहब क्या है, क्या भाई साहब देखिएगा कि यहाँ है भाई साहब खेले कपोत न्याय। खेले कपोत न्याय क्या है भाई साहब कि कैसे पंछी जो है आपका दाना चुगता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल सा बोल रहा है कि मान लीजिए 4 तरह का पंछी है, सुनेगा 4 तरह का पंछी है और यहाँ पे अलग अलग अनाज है, अलग अलग खाना है ना। अब 4 तरह का पंछी है तो अपना पंछी अपने हिसाब से अनाज देखेगा। जैसे मान लो कि आप जाते हो शादी ब्याह में, तो ऐसा तो होता नहीं है साहब कि आपको जबरदस्ती सब चीज़ खाना है, जो आपको पसंद वही खाओ। तो अपने हिसाब से बोलते नहीं भाई हमको खाली स्पंज खाना है या हमको बस यही चीज़ खाना है ना। तो अल्टीमेट क्या कर रहे हो कि आप चुन रहे हो, अल्टीमेट जो है चुन रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। तो उसी तरह से बताया है कि जिस तरह से 4 या 5 तरह का अलग अलग आपका कबूतर है ना, और कबूतर अपने हिसाब से उठाता है ना, उठा के अपना अनाज को लेकर चला जाता है और खाना खा के आराम से जिंदगी व्यतीत करता है। उसी तरह से आपका 7 धातु है, सुनेगा 7 धातु है, रस है, रक्त है, मांस है, फर्दर शुक्र तक है। अब क्या होता है कि आपका रस धातु बना, और रस धातु बहुत सा चीज होगा, जैसे कि आप जब खाते होगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, आपका
फैट्स भी हो सकता है, उसके में कैल्शियम भी हो सकता है। अब कैल्शियम किसको जरूरत है? आपका अस्थि धातु की जरूरत है। अस्थि धातु मतलब कि आपका बोन की जरूरत है। तो बोन जो है आपका अस्थि धातु है, क्या उठाएगा? कैल्शियम उठाएगा। तो एक तरह से क्या कर रहा है? एक तरह से बोलो सिलेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन कर रहा है, सिलेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट आपका कौन समझाता है? खले कपोत समझाता है कि जिस तरह से भाई साहब आपके कबूतर जो है साहब आते हैं और अपने हिसाब से उठाते हैं, उठा के लेकर चले जाते हैं, उसी तरह से आपके जितना भी धातु है अपने हिसाब से उसको ऑब्जर्व करता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है कि ये चीज जो है दो चीज पर डिपेंड करता है। क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है? कोई जो कबूतर है कहाँ से आ रहा है ना, उसका कितना दूरी पे है। जैसे हम लोग देखे भी थे कि हम लोग के कि शुक्र धातु सबसे लास्ट में है, तो शुक्र धातु बनने में सबसे ज्यादा देरी लगेगा, लेकिन रस धातु पास में है, तो इसलिए रस धातु बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये चीज बता रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा पंछी है जो पास में है, जैसे मान लीजिए अनाज यहाँ पे है ना, और एक पंछी यहाँ पे है घर, और एक पहाड़ पर घर है। अब ये उड़ना स्टार्ट किया, अब ये उड़ना स्टार्ट किया, दोनों एक ही साथ उड़ना स्टार्ट किया, तो बताओ सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? ये जल्दी पहुंचेगा, है ना, तो जल्दी इसको पोषण मिलेगा। तो ये जो पास में है ना, वही आपका कौन है? रस धातु है। और जो दूर है ना, जो पहाड़ पे है, आपका शुक्र धातु है। इससे तो सबसे लास्ट में क्या बन रहा था? शुक्र धातु बन रहा था। तो ये चीज समझा रहा है यहाँ पे, चीज समझा रहा है। जैसे भाई साहब क्या समझा रहा है, तो देखिएगा सिद्धांत क्या है? खल मतलब था खलिहान, समझिएगा, खल मतलब खलिहान। एक खलिहान था जहां पे बहुत सारा अनाज रखा हुआ था, तो ये बोला। और कपोत में होता है कबूतर, है ना, तो खलिहान से दाना चुगकर कबूतर अपने घोंसला की ओर उड़ते हैं। उसी तरह से आपके जितना भी धातु होता है अपने तरह से न्यूट्रिएंट लेता है अपने हिसाब से और अपने आप को पोषित करता है। तो ये चीज बोला है। अब ये चीज दो चीज पर डिपेंड करता है, एक दूरी पर, एक आवश्यकता पर, कि भाई साहब कितना दूर पर है। अगर जितना दूर पर होगा उतना इसको टाइम लगेगा। इसे धातु शुक्र धातु के बनने में ज्यादा टाइम लग रहा था। दूसरा चीज पर डिपेंड करता है आवश्यकता, कि किसको क्या आवश्यकता है। जैसे कि बोन को आवश्यकता था कैल्शियम का, तो कैल्शियम उठाएगा, बाकी सब क्यों उठाएगा? अपने हिसाब से उठाएगा। तो ये बोला है कि जिसका घोंसला पास में है, जैसे रस धातु का है, तो जल्दी पोषण प्राप्त करते हैं, है ना, और जिसका घोंसला दूर है जैसे शुक्र धातु, उन्हें पोषण प्राप्त करने में अधिक समय लगता है ना। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। कैसे समझ में आया भाई? कि कैसे जो है आपका खेले कपोत नया समझाता है कि आपके सातों धातु का न्यूट्रिशन कैसे होता है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट भाई साहब का क्या है। नेक्स्ट है एक काल धातु पोषण। देखिएगा सबसे फेवरेट आपको यही लगेगा, क्योंकि सबसे लॉजिकल यही है। सुनेगा, ये सिंपल से क्या बोलता है साहब, कि देखिएगा सिंपल से बोलता है कि आहार रस बना, है ना। आहार रस को एक तो बोला था क्या, दूध से दही बन गया। कॉन्सेप्ट समझाया था कि जैसे दूध से दही बनता है, उसे रस से रक्त और रक्त से मांस बनता है, और पूरा तरह से कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर आगे हम लोग समझे कि थे कि इसमें लॉजिक था भी नहीं। फिर हम लोग देखे क्या कि नहीं साहब, जिस तरह से खेत में पानी जाता है ना, उसी तरह से आपका धातु को में पोषण पहुंचता है। फिर लोग देखा था तीसरा कि नहीं भाई साहब, इससे बेहतर है आपका सिलेक्टिव बोला, है ना। जरूरी थोड़ी है कि सब जगह पानी, जब पानी को जरूरत है नहीं है तो उस खेत में क्यों लेके जाएंगे। उसी तरह से मान लीजिए कि हमको कैल्शियम की जरूरत नहीं है, तो कैल्शियम की जरूरत वहां पे क्यों पहुंचाएगा, जहां पे कैल्शियम की जरूरत वहां पहुंचाएंगे। तो ये चीज समझाया था आपका कौन? कबूतर वाला एग्जाम्पल से, कि कबूतर अपने हिसाब से आवश्यकता के अनुसार ले लेता है। ये चीज समझाया था। अब यहाँ पे समझाता है जो सबसे बेस्ट है। बेस्ट कैसे समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे समझाता क्या है कि जिस तरह से आपका मान लीजिए कि आहार रस बना, सुनेगा, आहार रस बना, आहार रस बनने के बाद एक ही साथ, सुनेगा, एक ही साथ जो है सारा धातु को न्यूट्रिशन मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले रस को मिलेगा, फिर रक्त को मिलेगा, फिर मांस को मिलेगा, फिर मेद को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलता है क्या, कि सारे धातु को एक ही साथ मिलता है। अब बात आता है कि भाई साहब एक ही साथ मिलता है तो कोई तो होगा जो पहुंचा रहा होगा। जैसे कि आपको पता है कि स्टमक में डाइजेशन हुआ, है ना, तो अल्टीमेट कोई तो होए जो न्यूट्रिएंट को पहुंचा रहा है एक एक सेल तक, एक एक सेल तक पहुंचा रहा है, एक एक धातु तक पहुंचा रहा है। तो एक तरह से ट्रांसपोर्टिंग का कोई काम कर रहा है। तो कौन जो आपके शरीर में ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा है? तो आप भाई साहब क्रिया शरीर का पेपर सेकंड पढ़ रहे हो, तो आप तक अब तक पहुंच गया होगा दिमाग में आपका कि सारा चीज, जैसे कि आपका पित्त, आपका कफ, जितने धातुएं हैं, जितने मल हैं, ये सारे क्या है? पंगु हैं। पंगु मतलब लंगड़ा है। तो लंगड़ा मतलब कि भाई चल नहीं सकते हैं। तो कौन है जो चल रहा है? आपका वात चल रहा है। और वात में भी कौन? तो यहाँ लिखा है भाई साहब व्यान वायु। सुनेगा, जब वात पढ़ाया था तो बहुत अच्छा समझाते हैं वहां भी, भाई साहब वात कितने प्रकार का होता है, क्या क्या काम है। तो वही चीज पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है ना, जो पहुंचाने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? आपका व्यान वायु कर रहा है। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखेगा भाई साहब। यहाँ पे फोकस ठीक ठाक है ना साहब? हाँ,
सुनेगा, आपका फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए बस, है ना। भले मेरा फोकस बिगड़ जाएगा कि हम अपना फोकस ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फोकस बिगड़ गया ना साहब, आपका एग्जाम खराब चल जाएगा। तो खैर यहाँ बोल रहे हैं क्या कि आहार रस जैसा है ना, आहार रस जो बोल रहा था यहाँ कॉन्सेप्ट कि एक ही साथ सब जगह पहुंच रहा था, और एक साथ सब जगह पहुंचा तो कोई तो है जो पहुंचाने वाला है, तो कौन पहुंचाने वाला है? आपका व्यान वायु पहुंचाने वाला है। तो ये चीज यहाँ पे लिखा गया है। कैसे लिखा गया भाई साहब? सिद्धांत क्या है भाई साहब? कॉन्सेप्ट क्या है? तो बोल रहा है कि आहार रस जो कि न्यूट्रिएंट फ्लूइड था, एक ही समय में, है ना, एक ही साथ सभी 7 धातु को एक साथ पोषित करता है। और अन्य जो है यह अनुक्रमिक सिद्धांतों से क्या क्या करता है? बिल्कुल अलग है। बाकी सब क्या कराता है? पहले रस मिला, फिर रक्त को मिला, मेद को मिला, अस्थि को मिला, शुक्र को मिला, भाई शुक्र को नहीं मिला, लास्ट में शुक्र को मिला, ठीक है ना। तो इस तरह से बोलता है, लेकिन ये बोलता है कि ना हम इसको नहीं मानते भाई, हम इसको अच्छा से मानते हैं। तो अल्टीमेट तुम देख पा रहे होगे कि एक तरह का कन्वर्सन, एक सॉरी कन्वर्सेशन है ना। अपना अपना साइंटिस्ट अपना अपना हिसाब से क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया, जो सबसे बेस्ट हमको तो यही लगता है बेस्ट भाई, तो सबसे तरह से बेस्ट हमको यही है ना। तो ये चीज बोला है कि अंत तरह से क्या है, बाकी सबसे अलग है। अब देखो बयान वायु की भूमिका जो बता रहे थे, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, है ना, तो ये बोला है कि महत्वपूर्ण एमसीक्यू में आता है भाई साहब, क्या आता है कि पूरे शरीर में इस पोषण को एक साथ कौन फेंकता है? याद रखेगा, एक साथ कौन पहुंचाता है पूछेगा आपको, तो बोलेगा व्यान वायु पहुंचाता है ना। अब आता भाई साहब कि व्यान वायु के प्रभाव से आहार रस शरीर के सभी धातु स्रोतों मतलब कि चैनल एक साथ प्रवेश करते हैं। और सुनेगा यहाँ टर्मोलॉजी है स्रोत। स्रोत क्या है समझेगा कि स्रोत को देखो बहुत बड़ा टर्म है ना, आयुर्वेदा में स्रोत बहुत बड़ा टर्म है। कभी कहीं आपको आर्टरी का नाम स्रोत दे देगा, स्रोतस, स्रोत नहीं भाई साहब, स्रोतस, है ना। जो स्रोतस है बहुत बड़ा टर्मोलॉजी यूज होता है, जो आयुर्वेदा में यूज होता है। कभी कभी आर्टरी बोल सकते हो, कभी कभी वेन भी बोल सकते हो, कभी कभी कैपिलरी बोल सकते हो, कुछ भी एक तरह से बोल सकते हो कि जितना भी आपके शरीर में पाइप की तरह है या बोलते एक नाली की तरह है जहां पे फ्लो हो रहा है, उसी को स्रोतस बोल दिया गया है। तो यही बोल रहा है, जैसे मान लो सेल है ना, तो सेल एक यहाँ सेल है, यहाँ सेल है, यहाँ सेल तक पहुंचने के लिए एक नाली होना चाहिए, इसके लिए एक नाली होना चाहिए। तो जो नाली है ना, जो एक पाइप है ना, उसी को स्रोतस बोल रहा है। तो यही बोल रहा है कि जो व्यान वायु है ना, उस हर एक स्रोतस में जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, देता है। ये चीज तरह से आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि देखिए आहार रस, रस धातु में पहुंचा, रक्त धातु से ऐसे करते सारा धातु को एक साथ पहुंचा दिया। कौन पहुंचाया? आपका व्यान वायु पहुंचाया। ठीक है साहब, आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो देखिए यही चीज जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा समझाया है, फर्स्ट लेक्चर में समझाए थे, यहाँ भी समझाते हैं। कैसे समझाए, क्या समझाते वैसा? तो देखिए तो धातु पाचन का शारीरिक रचना। अब धातु पाचन को बहुत अच्छा समझने के लिए आप एक बार 3 चैप्टर को अच्छा सा पढ़िएगा, जो हम पढ़ा चुके हैं लेक्चर के थ्रू। एक अग्नि पढ़िएगा, है ना, एक आहार पाक पढ़िएगा, और उस दोनों में आप दोनों भी पढ़ते हो तो बहुत अच्छा समझ में आएगा कि आहार पाक और अग्नि, है ना। तो ये चीज को दोनों चैप्टर को बहुत अच्छा समझोगे और लेक्चर को देखोगे तो आपको बहुत अच्छा से इस चीज को समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप बोलोगे कि भाई मास्टर हमको मन नहीं देखने का, हमको बस यही देखने का मन है, तो कोई बात नहीं साहब, समझाने की कोशिश करते हैं, समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं देखो, है ना। तो खैर देखो क्या है, देखिए कि धातु का निर्माण कैसे होता बता रहा है कि धातु जो है कि कैसे कैसे काम होता है। देखिए होता क्या है साहब कि 7 धातु अग्नि होते हैं। जैसे कि अग्नि भी चैप्टर पढ़ लीजिएगा, एक और चैप्टर बोल रहे हैं अग्नि चैप्टर पढ़ लीजिएगा। हाँ, जैसे बताया था 13 अग्नि होता है ना, एक जठराग्नि और 5 धत्वाग्नि, सॉरी 7 धत्वाग्नि और 5 भूताग्नि होता है। अब कैसे कैसे क्या क्या होता है, सब टर्मोलॉजी क्या क्या यूज किया है वो सब समझाए हैं। तो करिएगा, सुनेगा। तो देखिए धातु का अग्नि होता है, सबका अलग अलग अग्नि होता है। जैसे रस का रसाग्नि है, मांस का मांसाग्नि है, रक्त का रक्ताग्नि है, रक्ताग्नि मतलब कि रक्त का अग्नि। तो उसी तरह से हो रहा है कि धातु का अग्नि। सुनेगा, जैसे कि होता क्या है कि आप जो न्यूट्रिएंट जो आप खाना खाए है ना, रोटी खाए, तो रोटी से क्या बना, एक न्यूट्रिएंट बना, है ना, उसी को बोलते हैं आहार रस, है ना। फूड रस बना, एक तरह से फूड रस बन गया, आहार रस बन गया। तो जो आहार रस है ना, वो कहाँ जाएगा? धातु का अग्नि के पास जाएगा। मान लीजिए ये कौन सा धातु का अग्नि है? रस का धातु का अग्नि है, रसाग्नि है, समझिएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, रसाग्नि है ना। और यहाँ जब जैसे जाएगा साहब तो 3 चीजें बटेगा। एक चीज बनेगा आपका अणु या बोलो तो सूक्ष्म भाग, एक बनेगा स्थूल भाग और एक बनेगा मल भाग। सुनेगा 3 चीज बढ़ गया, एक बढ़ गया आपका सूक्ष्म भाग, एक बना स्थूल भाग, एक बना मल, है ना। अब ये तीनों चीज क्या होता है समझिएगा, समझिएगा कैसे भाई साहब कि देखिए क्या होता है कि देखिए पहला जो है ना भाई साहब स्थूल भाग, देखिएगा समझिएगा, हम समझाते हैं फिर अपने से समझाते हैं, बाद में समझाते हैं। सुनेगा मेरा बात समझिए कि देखिए हमें बार बार एग्जांपल देता है चाय वाला। जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय पत्ती डालते हो उसमें, तो जब चाय पीते हो तो चाय पत्ती को क्या करते हो? अलग कर देते हो। तो वही चीज है, जो चाय पत्ती है ना वही आपका मल भाग है, जो हम लोग को नहीं चाहिए और जो हम चाय पियेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा कि एक जो हमको चाहिए जो चाय, और जो नहीं चाहिए चाय पत्ती। तो चाय पत्ती जो है ना भाई साहब आपका कोई चीज हो गया? मल हो गया। और जो चाय है वो 2 चीज है,
दो चीज कौन कौन सी है भाई साहब, एक है सूक्ष्म भाग और एक है स्थूल भाग। और सूक्ष्म भाग क्या है, स्थूल भाग क्या है, अब समझिएगा कि देखिए कि मान लीजिए कि रस अग्नि काम किया। रस अग्नि किसका है, किसका अग्नि, रस का अग्नि है। तो रस अग्नि काम करेगा तो आपका क्या करेगा कि दो काम करेगा। एक काम करेगा क्या, रस को न्यूट्रिशन देगा, सुनेगा, रस को न्यूट्रिशन देगा। इसके साथ साथ वो एक और चीज बनाएगा। वो क्या बनाएगा, वो ऐसा चीज बनाएगा या बोलो तो एक रॉ मटेरियल बनाएगा। रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चा पदार्थ बनाएगा या बोलो तो रिएक्टेंट बनाएगा। किस लिए, कि प्रोडक्ट बनाने के लिए। और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, रस से क्या बनता है, रक्त बनता है। तो समझिएगा क्या, तो सुनेगा, हमको पता है कि रस से रक्त बनता है ना। यहाँ पर रसाग्नि था तो पहले क्या किया कि रस जो है दो चीज किया। पहले तो खुद को न्यूट्रिशन दिया। तो जब खुद को न्यूट्रिशन दिया ना, उसी को बोलते हैं स्थूल भाग। जो खुद को न्यूट्रिशन दे रहा है उसी को स्थूल भाग बोलते हैं। तो जो स्थूल भाग से होता है वो खुद को न्यूट्रिशन देता है। जबकि जो रक्त बनाएगा, तो रक्त तो ऐसे बनाएगा ना भाई साहब, कोई प्रोडक्ट जो केमिस्ट्री में कैसे बनता है, रिएक्टेंट से बनता है। तो एक तरह का रिएक्टेंट बनाएगा, रस जो है रिएक्टेंट बनाएगा रक्त बनाने के लिए। तो अब बात आता है कि रक्त को कौन बनाता है, रस बनाता है। मांस को कौन बनाता है, रक्त बनाता है। तो इस तरह से याद रखेगा, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि मज्जा शुक्र, वही चीज बना है। तो जो रिएक्टेंट का काम करेगा, जो रिएक्टेंट बनाएगा, वही क्या है, आपका सूक्ष्म भाग है। समझ में आया? और ये चीज देखो लिखा हुआ है, क्या भाई साहब लिखा है, देखिए पहला स्थूल भाग जो मेंटेनेंस करता है, किसको, जो अग्नि है। जैसे रस का अग्नि, रसाग्नि है तो रस को मेंटेन करेगा। तो ये चीज लिखा है, स्वयं उसे धातु का निर्माण करता है या बोले तो न्यूट्रिशन देता है। अब देखिए सूक्ष्म भाग क्या है भाई साहब, सूक्ष्म भाग है अगली धातु के लिए एक कच्चा माल बनाता है। कच्चा माल मतलब रिएक्टेंट बनाता है जो कि आगे वाला धातु बनाएगा, जैसे रस से रक्त बनाएगा। और मल भाग क्या भाई साहब, कि वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इसके साथ साथ भाई साहब एक उप धातु होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी टिश्यू बोलते हैं, जो आगे हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए ये चीज लिखा है कि धातु पोषण का एक सिद्धांत बहुत सूक्ष्म व्यापक है ना, कि हर धातु अपने अग्नि, जैसे कि रसाग्नि हो गया, रक्ताग्नि हो गया, अपने कच्चे माल के तीन मुख्य तरह से बांटते हैं, है ना। जो आहार रस था, आहार रस से तीन भाग में बांट दिया। पहला भाग स्थूल भाग जो खुद को न्यूट्रिशन दिया, एक बाटा सूक्ष्म भाग जो आगे वाला धातु बनाने के लिए एक रिएक्टेंट बनाया, और तीसरा मल भाग जो शरीर को नहीं चाहिए था बाहर निकाल दिया। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा साहब। अब देखिए यहाँ पे एक आप समझो कि टेबल है। इस टेबल से बहुत सारा सवाल आता है, सुनेगा। इस टेबल से ऑब्जेक्टिव भर भर के आता है। इस टेबल अगर आपको याद हो जाए ना, मजा आ जाए। अब बात आता है भाई साहब रटना है क्या, तो नहीं नहीं, यही तो खूबसूरती है कि एक बार चीज को समझ में आएगा ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और कैसे नहीं पड़ेगा तो समझेगा भाई साहब, कैसे देखेगा। हमको सातों धातु के बारे में देखना है, जिसमें से पहले देखेंगे रस, रक्त, मांस और मेद देखेंगे। तो सुनेगा यहाँ पे क्या क्या है। पहले तो है धातु, है ना, दूसरा में अग्नि, तीसरा में स्थूल भाग, और नेक्स्ट है मल, फिर उपधातु, फिर सूक्ष्म भाग। तो हम लोग समझे थे क्या क्या टर्मोलॉजी सब समझ गए थे। अग्नि क्या है कि जिस धातु का अपना अपना अग्नि होता है, जैसे रस धातु का रसाग्नि है ना, रक्त धातु का रक्ताग्नि है। स्थूल भाग क्या था भाई साहब, जिसको पोषण देना है, जैसे कि रस जो है अपने आप को पोषित करेगा, उसी को बोलते हैं भाई साहब स्थूल भाग। तो स्थूल भाग से क्या करता है, खुद को पोषित देता है, खुद को पोषण देता है ना। स्थूल भाग से अपने आप को पोषण देता है। देखो भाई समझने पर ध्यान दो, मैं तो लास्ट में याद करना पड़ेगा, है ना। तो अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर आप इसको बैक करके समझो। कोशिश तो किए समझाने का, ऐसा नहीं कि समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर भी बैक करके समझिएगा, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा। हम रटने से हमेशा बोलते हैं रटिए कभी नहीं, रटता वही है जो समझता नहीं है। रटा हुआ चीज भूल जाता है आदमी, लेकिन एक बार समझा हुआ चीज आदमी भूलता नहीं है कभी लाइफ में। वही चीज बोल रहा है, क्या चीज बोल रहा है भाई साहब, तो सुनेगा। स्थूल भाग क्या था, स्थूल भाग वो था साहब जो उसको खुद को न्यूट्रिशन दे रहा था। तो खुद को न्यूट्रिशन देगा तो रस, सुनेगा, रस जो है तो रस के लिए कौन अग्नि होगा, रसाग्नि होगा। तो रस से ही नाम याद आएगा रसाग्नि। तो अग्नि याद करने की जरूरत नहीं है, उसी से मिलता जुलता है। जैसे देखिए यहाँ पे रक्त से क्या है, रक्ताग्नि है। मांस से क्या है, मांसाग्नि है। मेद से क्या है, मेदाग्नि है। तो अल्टीमेट उसी के नाम पर अग्नि है, तो अग्नि याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए भाई साहब स्थूल भाग, स्थूल भाग क्या था, हम वही समझा रहे हैं। स्थूल भाग वही है जो उसको न्यूट्रिशन दे रहा है। तो न्यूट्रिशन किसको देगा, रस धातु को देगा। रस जो है, रसाग्नि जो है, रसाग्नि के हेल्प से जो स्थूल भाग बनेगा वो किसको न्यूट्रिशन देगा, रस धातु को देगा। तो ही देखिए, तो जो धातु होगा वही स्थूल भाग बनेगा, जो धातु होगा उसी का स्थूल भाग बनेगा, जो धातु होगा उसी का स्थूल भाग बनेगा। और क्यों बनेगा, क्योंकि उसको खुद को न्यूट्रिशन दे रहा है। अब देखिए मल क्या है भाई साहब, इसको बाद में देखते हैं। अब देखिए
सूक्ष्म भाग क्या था कि वो रिएक्टेंट बनाया था, सुनेगा, रिएक्टेंट बनाया था आगे वाला धातु को बनाने के लिए, आगे वाला धातु बनाने के लिए एक रिएक्टेंट बनाया जो पिछला वाला धातु बनाया, जैसे रक्त जो है एक रिएक्टेंट बनाया जो रक्त बना सके। तो अल्टीमेट इसको ऐसे याद रखेगा कि उसका नेक्स्ट वाला पार्ट, जैसे रक्त के आगे का जो रक्त है, रक्त से याद है रस से रक्त, रस से कुछ भाई साहब रस, रक्त मांस है ना, मांस से मेद है। तो इसी तरह से देखिएगा कच्चे भाई साहब कि रस धातु है तो उसका जो सूक्ष्म भाग होगा रक्त होगा, एक स्टेप आगे वाला। क्यों होगा, रटिएगा नहीं भाई साहब, समझिएगा क्यों होगा, क्योंकि हम सूक्ष्म भाग भी समझाए हैं, एग्जाम में अगर सूक्ष्म भाग एक्सप्लेन करने को तो एक्सप्लेन करिएगा, है ना। तो उसी तरह से देखिए रक्त का क्या होगा, आगे वाला स्टेप देखो चाहिए मांस है, मांस का क्या होगा तो मेद है, देखिए आगे वाला मेद का क्या होगा अस्थि है, अस्थि का मज्जा है। तो इस तरह से देखिए सारा चीज आपको याद होगा, दो चीज याद नहीं होगा। कौन कौन भाई साहब, एक आपका मल और एक होता है उपधातु। अब समझिएगा दोनों को साहब आपको समझाने की कोशिश करेंगे इसको भी, है ना, ऐसा नहीं करेंगे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कैसे भाई साहब, तो देखिएगा रस जो होता है ना, रस अल्टीमेट लिक्विड वाला है। रस मतलब क्या होता है प्लाज्मा, और कप वात पित्त कप में कप क्या था, एक तरह के वाटर सब्सटेंस तो था, है ना। कप जो था स्नेहन में हेल्प कर रहा था, है ना, एक तरह का स्निग्धता दे रहा था। तो स्निग्धता कौन देता है, वाटर देता है। तो इसी तरह से याद रखेगा कि रस का जो आपका मल होता है जो हम उनको शरीर से बाहर निकालते हैं वो आपका कफ होता है। तो मान लीजिए रस बिगड़ा, अगर रस में कोई विकृति आएगा तो आपका कफ जो है ना इम्बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि इसी का मल बन रहा है आपका कप। उसी तरह से रक्त बोला जाता है कि रक्त आप देखिएगा कि रक्त कभी निकलता है ना बाहर शरीर से, तो आप उसको थोड़ा सा टच करके देखेगा वो हीट शो करेगा, मतलब कि बोलो तो हीटिंग थोड़ा सा होता है, हीट होता है उसके अंदर। आपका पित्त भी जो होता है हीट होता है, क्योंकि उसका अग्नि एक तरह से बोल सकते हो, उसमें एक अग्नि होता है, उसी की हेल्प से क्या करता है डाइजेशन करता है। तो अल्टीमेट ऐसे याद रखेगा कि जो रक्त है उसी का मल क्या होता है आपका पित्त होता है। और मांस सुनेगा, मांस का देखिएगा मल जो होता है भाई साहब खमल होता है। और खमल मतलब क्या होता है, मल मतलब मल हो गया, ख मतलब कि खाली जगह, जो खाली जगह से मल कर रहा है ना उसे को खमल बोलते हैं। अब खाली जगह कैसे, जैसे कि ईयर, ईयर क्या है देखिए बीच में देखिए आपका खाली जगह कि नहीं, तो वही खाली जगह से क्या हो रहा है कुछ ईयर वैक्स कर रहा है, तो ईयर वैक्स हो गया ना, वो आपका क्या हो गया किसका मल हो गया आपका मांस का मल हो गया। उसी तरह से देखिए नोज वैक्स, नोज क्या है देखिए ध्यान से, नोज मत देखिए भाई सब बोलेगा छी छी क्या का मास्टर दिखा देता है ना। देखिए बायोलॉजी का भाई लेक्चर है तो कुछ भी दिखा देंगे वैसा कुछ नहीं भी दिखा देंगे। आपको मतलब कभी कभी बॉडी पार्ट के बारे में तो पढ़ेंगे ना वैसे आप, तो वही चीज बोल रहे हैं कि नोज के अंदर क्या है एक तरह का खाली जगह है, तो उसी से निकलता है क्या चीज आपका नोज वैक्स बोल सकते हो। तो ये चीज बोल रहा है कि ख मतलब होता है खाली जगह से जो निकल रहा है मल उसी को बोलते हैं खमल। तो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि खमल जो है किसका मल है, तो याद रखिएगा खमल किसका है मांस धातु का है। उसी तरह से स्वेद सुनेगा, तो मान लीजिए तो कोई जो है आपका फैट, हम फर्स्ट लेक्चर बताए थे तो कोई मोटा इंसान है, सुनेगा कोई मोटा इंसान है और जो मोटा इंसान है उसको देखेगा गर्मी के दिन बहुत ज्यादा गर्मी निकलता है, गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। तो गर्मी लगता है तो क्या होता है उसका शरीर से क्या निकलता है पसीना निकलता है। एक और चीज देखोगे कि जो जिम में जाता है, मान लो कोई आदमी मोटा है ना और अपने आप को पतला बनाने के लिए क्या करता है जिम में जाता है, तो उसका जो भी फैट्स है वो बर्न होता है, मतलब कि गलता है खत्म होता है। तो जब फैट उसका बर्न होता है तो उसमें क्या निकलता है पसीना निकलता है। तो अल्टीमेट पसीना किसका निकल रहा है फैट से तो निकल रहा है, फैट से ही तो पसीना निकल रहा है। तो इसलिए बोला गया है भाई साहब का चीज तो जो मेद है, मेद मतलब कि जो फैट है उसी का भाई साहब आपका मल क्या है आपका स्वेद है ना, उसी का भाई साहब क्या है स्वेद जो है मल है। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किसका आपका मल क्या है, ठीक है साहब। अब देखिएगा उपधातु क्या है, सुनेगा उपधातु क्या है, और देखिए उपधातु, तो उपधातु आप अल्टीमेट याद रखेगा कि किसका क्या उपधातु है। जैसे कि देखिएगा क्या है भाई साहब रस, है ना, रस का उपधातु है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है भाई साहब स्तन्य और आत्रव। भाई आता है कि स्तन्य क्या है, एक तरह बोल सकते हो मेमोरी मिल्क बोल सकते हो, है ना, एक तरह से मिल्क बोल सकते हो, उसी को बोलते हैं स्तन्य, है ना। तो वो स्तन हो गया, और आत्रव बोलते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल का जो मेस्ट्रुअल ब्लड होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल में जो मेस्ट्रुअल ब्लड होता है ना उसे बोलते हैं आत्रव। तो एक तरह से क्या है भाई साहब उपधातु है किसका आपका रस का। उसी तरह से रक्त का उपधातु है शिरा, है ना, अब एक कंडरा है। कंडरा मतलब बोलते हैं कुछ टेंडन को आप बोलते हैं क्या चीज आप कंडरा बोलते हैं, टेंडन को बोलते हैं कंडरा बोलते हैं, है ना। शिरा किसको बोलते हैं, धमनी किसको बोलते हैं, बहुत अच्छा समझ में आता होगा। एक आर्टरी है, धमनी जो है आर्टरी है, और जो शिरा है वो वेन है ना। जो आर्टरी है उसको हम लोग धमनी बोलते हैं और शिरा को वेन बोलते हैं। तो जो वेन है और जो टेंडन है वो आपका उपधातु है किसका आपका रक्त का। उसी तरह से मांस का उपधातु आपका वसा और त्वचा है ना। देखो उपधातु समझो क्या कि धातु तक धातु हो गया, लेकिन धातु से मिलता जुलता
जो धातु के हेल्प से अलग उपधातु बना, जैसे एक होता है ना प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल, तो वाइस धातु है एक तरह से, है ना, उसी का पार्ट समझ सकते हो। अब देखिए मेध, मेध जो है ना, मेध का उपधातु होता है स्नायु, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक होता है कंडरा, जो था टेंडन, और स्नायु होता है लिगामेंट, है ना। तो लिगामेंट जो है ना आपका किसका उपधातु है, आपका मेध धातु का उपधातु है। ठीक है साहब। अब देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है साहब, देखिएगा नेक्स्ट है कि आपका अस्थि है और मज्जा है। सुनेगा, अस्थि और मज्जा बचा है और शुक्र बचा है, तीन चीज बचा है, अस्थि, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और समझिएगा अस्थि का अग्नि क्या होगा, उसी के नाम पर होगा, अस्ताग्नि, है ना, मजा का मजाग्नि और शुक्र का शुक्राग्नि। इस तरह से अग्नि आपको पता चल गया, नाम उसी पर होगा। अब देखिए स्थूल भाग क्या समझाते हो, बताते ना कि खुद को न्यूट्रिशन देता है, तो खुद को न्यूट्रिशन देगा तो उसी के नाम पर होगा। अस्थि धातु को न्यूट्रिशन देगा, मजा कौन देगा, मजा धातु को न्यूट्रिशन देगा, और शुक्र जो है शुक्र धातु को न्यूट्रिशन देगा। अब देखिए उपधातु का, अब देखिए सुनेगा सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म भाग क्या था उसका नेक्स्ट वाला, तो देखिएगा अस्थि को नेक्स्ट क्या है, मज्जा है ना, और मज्जा का नेक्स्ट क्या है, शुक्र है, और शुक्र का नेक्स्ट क्या है, तो अब देखिएगा कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र क्या था, लास्ट था। तो आप बात करोगे कि भाई साहब जो शुक्र था, जो स्वयं मज्जा से क्या बना, शुक्र बना। अब देखिए शुक्र जो है लास्ट था, और लास्ट किसको बनाएगा, अब इसके आगे तो कोई धातु है नहीं, इसीलिए जो है साहब ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो है साहब ये बनाता है ओज। सुनेगा, ये बनाता है ओज, और ओज क्या है, सबसे फाइनेस्ट एसेंस है। मतलब बोलो तो एक तरह का कि जितना भी आप खाना खाते हो उसका अंतिम या बोलो तो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो बनेगा ना, उसी को बोलते हैं ओज, या एक तरह बोलो तो एक तरह का इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जो इम्यून सिस्टम आता है ना वही आपका ओज है। तो ये एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि ओज जो है सूक्ष्म भाग किसका है, तो याद रखेगा शुक्र धातु का है। याद भी रहेगा भाई साहब कि बाकी सब तो समझ में आ रहा था किसका आगे वाला है, लेकिन शुक्र तो लास्ट था, तो शुक्र के आगे तो कुछ बनेगा नहीं, इसलिए क्या बनाया, आपका बनाया ओज बनाया। उसी तरह से देखेगा कि उप धातु, सुनेगा अस्थि, अस्थि जो है आपका अस्थि क्या, बोन है, और बोन क्या होता है, हार्ड होता है। दूसरी तरह से बोल रहा है कि उपधातु दांत, दांत भी एक तरह का हार्ड सब्सटेंस है, तो उस तरह से आप याद रखेगा कि उसका उपधातु आपका दांत है, जबकि मजा का उपधातु याद रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, सुनेगा ऑब्जेक्टिव में कोई पूछे चाहे नहीं पूछे, ये जरूर पूछेगा कि मज्जा और शुक्र, सुनेगा फिर से, मज्जा और शुक्र का कोई उपधातु नहीं होता है, मज्जा और शुक्र का कोई भी उपधातु नहीं होता है, तो याद रखेगा कोई भी धातु नहीं होता है। अब देखिएगा भाई साहब मल, तो मल जो होता है भाई साहब अस्थि का होता है, केस, रोम, रोम किस बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई साहब जो आपका रोम है ना, जो बाल है छोटा छोटा, उसे बोलते हैं क्या, रोम बोलते हैं। और नख, नख मतलब कि नाखून, है ना, तो ये सब किसका भाई साहब मल है, आपका अस्थि के। तो बोला जाता है कि जो अस्थि है ना वो जब आपका क्या बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाता है, तो वही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बाल बनता है, आपका रोम बनता है और आपका नख बनता है, जबकि मज्जा का आपका मल बनता है नेत्र और त्वचा का असनिग्धता। अभी लाइन नहीं समझ में आया होगा कि नेत्र त्वचा का असनिग्धता कैसे है। देखिएगा नेत्र में कभी कभी देखते होगे कि पानी पानी निकलता है या फिर उजला उजला निकलता है, देखिएगा आंख में से कभी कभी सोफे में उठते होगे तो उजला उजला निकलता होगा, तो एक तरह क्या कर रहा है, असनिग्धता पर आप उसको उठा के हाथ से अति कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। आप बोले फिर से मास्टर कितना गंदा बात करता है यार, ऐसे से काम करते हो करने के लिए, भाई मान लो कि नहीं कीजिएगा, आप थोड़ा सा तो कर सकते हो तो फील कीजिए, समझिएगा। तो मान लीजिए आप उसको निकाले, आप उसको ऐसे करो तो एक क्या करेगा, एक तरह का ऑयली सब्सटेंस टाइप पर आता है, तो वही चीज बुरा है कि क्या करता है, नेत्र का स्निग्धता वाला काम करता है, जो कि मल निकलता है वो स्निग्धता वाला है। और त्वचा, त्वचा में कभी देखते होगे कि एक तरह का ऑयल छोड़ता है ना, ऑयल जो है जो सेबेसियस ग्लैंड से निकलता है, ऑयल कहाँ से निकलता है, सेबेसियस ग्लैंड से निकलता है। और आपका क्या बोलते हैं, पसीना कहाँ से निकलता है, स्वेट ग्लैंड से निकलता है ना। खैर ये बात अलग बात, हम आगे बता रहे थे कि स्वेट ग्लैंड का एक मॉडिफिकेशन क्या बना, आपका ब्रेस्ट बना। फीमेल में ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट कैसे बनता है आपको पता ही होगा, आप नेट का प्रिपरेशन किया होगा तो पता होगा कि जो ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होता है स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन से होता है। अब कैसे होता है मॉडिफिकेशन, हम लोग उसका तो बारे में पढ़ेंगे नहीं, लेकिन कभी होगा बता भी देंगे। तो खैर देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं साहब कि देखिए कि आपका मज्जा का ये मल है, क्या का मल है भाई साहब, नेत्र त्वचा का जो असनिग्धता है, असनिग्धता मतलब वही जो एक तो आपका स्किन से क्या निकला, ऑयल निकला, तो ऑयल क्या एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, किसका, आपका मज्जा का है। और जो आंख में से जो निकल रहा था उजला उजला वो भी आपका मल है, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो भी किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, आपका मज्जा का है। अब आता है भाई साहब शुक्र, तो शुक्र का कोई मल नहीं होता है, सुनेगा
शुक्र का कोई मल नहीं होता। तो याद रखेगा, ना शुक्र का कोई मल होता है और न कोई उपधातु होता है। तो ऑब्जेक्टिव में 12 पूछा जाता है। कि शुक्र का पूछ देगा, अभयवा में जरूर पूछेगा, कैसे बताओ शुक्र का उपधातु क्या होता है, तो कुछ ना कुछ बोल दोगे। तो याद रखेगा, कुछ कुछ बोलना नहीं है, सिंपल बोल दो कुछ नहीं होता है, ना उपधातु होता है ना मल होता है। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये चीज लिखा हुआ है साहब, क्या लिखा हुआ है कि शुक्र धातु का कोई मल नहीं होता है और ना ही कोई उपधातु होता है। अब बोला जाता है भाई साहब, ये जो शुक्र आपका ओज है वो आपका कजी है, सबसे बेहतरीन है, सबसे शुद्ध है। तो ये चीज बोला है कि यह सहस्त्र बार तप्त होने वाले, सुनेगा, बोला जाता है कुछ सोना सबसे बेहतरीन सोना कौन होता है, जो बहुत बार तपता है ना, जो आगों से तप कर निकलता है ना, वो सबसे बेहतरीन सोना होता है, जो चमकता है सोना, है ना। जो चमकदार सोना वही होगा जो बहुत ज्यादा आगों में तपा होगा। मोटिवेटर बहुत ज्यादा यूज करता है कि भाई साहब अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सोना की तरफ तपना होगा, है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि जिस तरह से साहब 100 बार अगर किसी सोना को आग में तपाया जाता है, इसका जो क्या हो जाता है सबसे बेहतरीन सोना हो जाता है, उसी तरह से शुक्र धातु का बताया गया, जो उसी तरह से आपको ओज कर बताया गया है। क्या बताया गया भाई साहब कि देखिए कि उसी तरह से 1000 टाइम्स हीट करने के बाद जो गोल्ड बनता है, उसी तरह से आपका कुछ बना है, ओज बना है। तो बोला है कि शुक्र के सूक्ष्म पाचन से शरीर का परम सार, सुनेगा, परम सार ओज है, जो कि इम्यूनिटी का काम करता है ना। और वही जो है स्वस्थ संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है ना। वही जो है आपका संपूर्ण स्वास्थ्य का भाई साहब आपका आधार है। तो इस तरह से साहब आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है और आज का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर आपका सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, कोई भी नोट्स देख सकते हो, कहीं से भी कुछ देख लोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसके साथ साथ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका का पीडीएफ और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह से साहब आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में कुछ बेहतर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।